जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और शायद कल की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल की क्लास में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपने अगर प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम में दी होगी तो शायद आपको पता भी चला होगा कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, हमने क्या पढ़ाया है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पहली क्लास थी, आज हमारी दूसरी क्लास है। जिस तरीके से पहली क्लास में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आने वाली हर क्लास में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मिलने वाली है। आपको पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी हमारे चैनल को छोड़े ना, बिल्कुल आप पकड़ के रखें और हमेशा इसी में से तैयारी करें ताकि आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम देखते हैं उतना ही हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। और क्वेश्चन पूरे वही है जो आर्मी में पूछे जाते हैं, कि वही उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं आपको। कल हमने आपको कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका को क्या कहा जाता है। कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी? पादप के कॉर्क टिश्यू में की थी, सबसे पहले इन्होंने ही की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बता दी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, किस आधार पर कोशिका को विभाजित किया गया है, वो सारी चीज़ें, और कोशिकांग के अंग कितने होते हैं। सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बारी बारी से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आज एक साथ नहीं हो पाएगी। बारी बारी से हम चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद हम कोशिका का सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत के क्राइटेरिया क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोशिका के प्रकारों की। यहाँ सबसे पहले हम जीवों के आधार पर कोशिका को विभाजित करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे हम, जीवों के आधार पर, या हम कोशिका के आधार पर लिख देते कि कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, या जीवों के प्रकार पर, जीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार। जीवों के आधार पर जो कोशिका के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक होता है एक कोशिकीय, लिख देती हूँ। एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, या हम इसको कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से या एक ही प्रकार की कोशिका से निर्मित हो, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत प्रकार की, बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका, जिनका शरीर एक कोशिका या एक प्रकार की बहुत सी कोशिका से निर्मित हो, उसी को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका या एक प्रकार की बहुत सी कोशिकाओं से निर्मित होने क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सी और बहुत प्रकार की
बहुत प्रकार की कोशिका से निर्मित हो, उन्हें क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या होगा? इसका उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का अगर हम उदाहरण देखें तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है जीवाणु, विषाणु, जीवाणु जिसको क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, विषाणु, विषाणु जिसको कहा जाता है वायरस, और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है पानी की टंकी में होती है, हमारे घर की जो पानी की टंकी होती है ना, उसकी तली में जो कंजी इकट्ठी होती है, शैवाल का मतलब क्या होता है? कंजी, काई। तो जो इकट्ठी होती है वो नीले हरे रंग की होती है, आपने देखा होगा कभी टंकी वगैरह साफ की होगी तो इसी को क्या कहा जाता है? नील हरित शैवाल कहा जाता है। और अगर ये ज़्यादा हो जाती है टंकी में तो उसका पानी खराब होने लगता है। आपने अभी केसेस देखे होंगे इंदौर वगैरह के केसेस, तो वो साइनोबैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है, वहाँ के लोग इतना बीमार पड़ गए थे। साइनोबैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ये कई सारी बीमारियां देता है, और अगर इसकी क्वांटिटी पानी में ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। बहुकोशिकीय जीव की बात अगर हम करते हैं तो बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण क्या होंगे? इसका उदाहरण होगा पादप यानी कि प्लांट्स, पादप, प्लांट्स, जंतु, जंतु में हम लोग भी आ जाएंगे, एनिमल्स, और कवक, कवक भी बहुकोशिकीय होता है, कवक जिसको क्या कहते हैं? फंगस, और शैवाल, शैवाल जिसको कहा जाता है एल्गी, ठीक है, एल्गी। तो ये चारों चीजें जो होती है ये बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत आती है। कैसे आती है? अपने प्लांट्स देखे हैं, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। जैसे तना होता है, इसका जड़ होती है, पत्तियां होती है, टहनियाँ होती है, फूल होते हैं, और फल होते हैं, ये सारे इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग कोशिकाएं होती है। तो आपने देखा कि सारे अंग जो हैं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, इसलिए पादप किस में आता है? बहुकोशिकीय जीव में आता है। इसी प्रकार से अगर हम एनिमल्स यानी कि जंतु की बात करते हैं, हम हमारी ही बात करते हैं, हम जंतु में ही आते हैं, तो अगर हम हमारी ही बात करते हैं तो हम भी क्या है? हम बहुकोशिकीय जीव हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं, और सारे अंगों की अपनी अपनी कोशिका है। जैसे कि रक्त, रक्त एक अंग है जिसकी कोशिका का नाम है हिमेटोसाइट। हमारी हड्डियां, हड्डियां एक अंग है जिसकी कोशिका का नाम है ऑस्टियोसाइट। हमारी तंत्रिका कोशिका जो हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होती है, पूरे शरीर में फैली होती है, उसको कहा जाता है न्यूरॉन्स या नर्व कोशिका। उसके अलावा हमारी त्वचा, त्वचा की जो कोशिका होती है डर्मेटोसाइट। तो इसमें भी हमारे पूरे शरीर में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं, क्योंकि जो कोशिकाओं का गुच्छा होता है, कोशिकाओं के गुच्छों से ऊतक बनता है, और ऊतकों के गुच्छे से क्या बनता है? अंग बनता है। तो हमारे अंदर बहुत सारे अंग हैं, सभी ऊतकों से मिलकर बने, और ये ऊतक किसी न किसी प्रकार की कोशिका से मिलकर बने। इसीलिए हम भी क्या हैं? हम भी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको जीवों के प्रकार बताए हैं कोशिका के आधार पर। कितने प्रकार के जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, और दूसरा बहुकोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जिसमें एक कोशिका या एक ही प्रकार की कोशिका से शरीर का निर्माण होता है, उसी को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया है जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल। बहुकोशिकीय जीव वो कहलाते हैं जिनका शरीर बहुत प्रकार की, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे उदाहरण है पादप, जंतु, कवक और शैवाल। शैवाल जो होते हैं, नील हरित शैवाल को छोड़कर बचे हुए जो शैवाल आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो बहुकोशिकीय जीव में आएंगे। कौन कौन से हो जाते हैं इसके बाद शैवाल? तो इसमें आप पढ़ोगे हरे शैवाल। जब मैं शैवाल आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें तीनों प्रकार बताऊंगी। हरे शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल, और लाल शैवाल होते हैं। ये तीन प्रकार के शैवाल होते हैं। और चौथा नील हरित शैवाल है, पर वो जीवाणु की क्लास में आता है, जीवाणु के कैटेगरी में आता है, इसीलिए उसको अलग रखा गया। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग हैं, इसीलिए उनको अलग ही रखा गया है।
तो ये प्रकार हो गए किसके, जीवों के कोशिका के आधार पर। आगे पढ़ते हैं हम केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। ये जीवों के आधार पर था, केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। हेडिंग रहेगी केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर डिवाइडेड टू कैटेगरीज। ठीक है, दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हिंदी में इसको कहा जाता है संकेंद्रीय, सॉरी प्रतिकेंद्रीय। प्रतिकेंद्रीय कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल जिसको कहा जाता है प्रतिकेंद्रीय कोशिका। दूसरी जो होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल जिसको कहा जाता है संकेंद्रीय। व्यापम में अगर क्वेश्चन आते हैं ना कभी कभी, तो संकेंद्रीय और प्रतिकेंद्रीय से ही क्वेश्चन नाम देकर क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आर्मी में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम देकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोकैरियोटिक में आप पहले इस शब्द का मीनिंग समझिए। इसमें है प्रो और कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है पुराना, पुराना या हम बोल सकते हैं प्राचीन या ओल्ड बोल सकते हैं। और कैरियोटिक का मतलब होता है नाभिक। कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब होता है नाभिक। तो जिसका नाभिक पुराना हो, पुराना हो चुका है जिसका नाभिक, या कटा फटा हो, क्षतिग्रस्त हो, आधा बना हो या आधा बना ही ना हो, इस तरीके से कि मान लो ये केंद्रक है, ये कोशिका है। केंद्रक मैंने काफी बड़ा बना दिया, ये कोई कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है। तो ये केंद्रक पूर्ण रूप से निर्मित ना होकर कहीं से कटा फटा हो, इस तरीके से कटा फटा हो या विकसित ही ना हो, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक या प्रतिकेंद्रीय। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है नया, नया या न्यू, और कैरियोटिक का मतलब वही कोशिका, सॉरी केंद्रक या नाभिक। नाभिक या हम बोल सकते हैं केंद्रक, या हम इसी को बोल सकते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोटिक का मतलब होता है नाभिक या केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। तो जब किसी कोशिका के अंदर नाभिक जो होगा पूर्ण रूप से विकसित होगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ये जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक या प्रतिकेंद्रीय कोशिका जो होती है, ये किसकी होती है, ये अभी मैंने एक कोशिकीय जीव के नाम बताए थे, तो इसका आप उदाहरण लिख सकते हो। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण आप क्या लिखोगे, जीवाणु, वही के वही आ जाएंगे इसमें, जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एलगी। इन्हीं तीनों को इसी कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इनकी कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम और ये सब भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर लीजिए कि आप बोले कि अमीबा भी तो एक ही कोशिकीय जीव है, तो वो क्यों नहीं लिखा आपने, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हो अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम और युग्लिना, युग्लिना, ये भी किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं और एक कोशिकीय जीव में ही आते हैं। इनका शरीर भी एक कोशिका से ही निर्मित होता है और एक प्रकार की कोशिका से ही निर्मित होता है, इसीलिए सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं, एक कोशिकीय में भी आएंगे और प्रोकैरियोटिक में भी आएंगे। यूकैरियोटिक की बात होती है तो इसमें जो शरीर रहेगा वो बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होगा और जो केंद्रक होगा ये वेल डेवलप्ड होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक। आप चाहें तो एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि जो पुराने वाले कीपैड वाले फ़ोन थे
और अभी के जो स्मार्टफोन है उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या कीपैड वालों में इतनी फैसिलिटी थी जितनी स्मार्टफोन में फैसिलिटी है? नहीं थी। ठीक है, तो मान लो कि जो कीपैड वाले मोबाइल थे वो किस टाइप के हैं? प्रोकैरियोटिक है, प्रतिकेंद्रीय। अगर ये केंद्रक जो रहेगा इसका प्रोकैरियोटिक का, ये क्षतिग्रस्त रहेगा, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, तो क्या इसके बाकी के जो कोशिकांग होंगे क्या वो पूर्ण रूप से अपना कार्य कर पाएंगे, या क्या वो पूर्ण रूप से इसमें उपस्थित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। सिर्फ इसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम इधर भी होता है और इधर भी होता है, जो कि इसके अंदर इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो भी क्षतिपूर्ण होगा उसी के अंदर क्या होता है? थोड़ा बहुत डीएनए मटेरियल होता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, और वो मिक्स हो जाते हैं और उसी से इनका थोड़ा बहुत काम चल जाता है। बाकी अगर केंद्रक ही अर्ध विकसित होगा तो क्या ये प्रॉपर काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ जो केंद्रक है ये पूर्ण रूप से विकसित है, पूरा एकदम पैक है, तो इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए वगैरह, हमारा जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो किसके अंदर होता है? इसी में होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। और न्यूक्लियस में डीएनए मटेरियल होगा तो उसी से तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका मतलब फादर है, पेरेंट्स वगैरह, उनको डिफाइन कर सकते हैं, या क्या स्पीशीज होगी उसकी चीज़ें हम डीएनए से या जेनेटिक मटेरियल से ही डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो कि ये पूरा विकसित है, तो इसके जो बाकी के कोशिकांग होंगे वो पूर्ण रूप से इसमें काम भी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये पूर्ण रूप से कोशिका के अंदर कार्य कर पाएंगे। यहाँ पर ये विकसित नहीं है तो यहाँ पर कार्य नहीं कर पाएंगे। राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग होता है जो इधर भी होता है और इधर भी होता है, दोनों साइड होता है, दोनों साइड अपना अपना कार्य करता है, क्योंकि प्रोटीन इधर भी होता है, प्रोटीन इधर भी होते हैं, इसीलिए राइबोसोम दोनों जगह होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। इसके अलावा जितने भी टाइप के प्लांट्स वगैरह, आप चाहे तो इसका उदाहरण भी लिख लीजिए, वरना आप बोलेंगे इसके उदाहरण लिखवा दिए, इधर नहीं लिखवाए, तो आप इनके भी उदाहरण लिख लीजिए। इनके उदाहरण वही आएंगे जो मैंने आपको बहुकोशिका में लिखवाए थे, बहुकोशिकीय जीवों में लिखवाए थे। क्या क्या है? पादप, पादप प्लांट्स, जंतु एनिमल्स, कवक और शैवाल। ठीक है, ये सारे उदाहरण किसके हैं? संकेंद्रीय कोशिका के हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के होते हैं। तो ये मैंने आपको कोशिका के आधार पर, मतलब केंद्रक के आधार पर और जीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार बता दिए हैं। जीवों के आधार पर दो प्रकार है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। केंद्रक के आधार पर भी दो प्रकार है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपको अगर पूछ ले कि कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, तो वो कौन सा होता है? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होता है। ये कौन से टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। और इधर जो राइबोसोम होगा, इधर राइबोसोम कौन सा होगा? 80S वाला होगा, 80S वाला। ठीक है, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड सेल होती है, इसीलिए इसमें कौन से टाइप का होता है? 80S वाला होता है। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई है शायद आपको, एक कोशिकी और बहुकोशिकी के बाद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक भी आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोशिकांगों के बारे में। कोशिकांग जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सेल ऑर्गेनली, किसी भी कोशिका के अंदर जितने भी अंग पाए जाते हैं, जो भी छोटे छोटे अंग होते हैं जो अपना कार्य करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग या सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग कोशिकांग कहलाते हैं। कोशिकांग पढ़ने से पहले हम क्यों ना कोशिका सिद्धांत पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिद्धांत के बाद में अगर आप कोशिकांग पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोशिका सिद्धांत पढ़ लीजिए, कोशिका सिद्धांत, इसको कहा जाता है
सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। सभी ने ये लाइन पढ़ रखी होगी कि कोशिका सिद्धांत जो दिया है वो शेल्डन एंड श्वान नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत, या ऐसा लिख लीजिए, यह सिद्धांत शेल्डन श्वान, शेल्डन एंड श्वान ने सन 1838 से 1839 ईस्वी में दिया था। ठीक है, शेल्डन एंड श्वान ने ही सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था, और भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने कोशिका सिद्धांत दिए थे, पर वो मान्य नहीं हुए। मान्य किसका हुआ? शेल्डन एंड श्वान का। इन्होंने ही बताया था कि मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है वो एक सेल से हुआ है। ठीक है, और फिर सेल का बहुत बड़ा ग्रुप बना, और ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाया? टिश्यू कहलाया। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाया? ऑर्गन कहलाया। ऑर्गन यानी कि अंग कहलाए। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाया? ऑर्गन सिस्टम कहलाया। ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से ही क्या हुआ? बॉडी फॉर्मेट हुई, शरीर का निर्माण हुआ। इन्होंने बताया था, शेल्डन एंड श्वान ने ही बताया था कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? एक कोशिका का निर्माण हुआ। फिर जब वो कोशिकाएं विभाजित होकर बहुत सारी कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई, तो उन्होंने किसका निर्माण किया? ऊतकों का निर्माण किया। और फिर जब बहुत सारे ऊतक आपस में मिले, तो उनसे क्या निर्माण हुआ? अंगों का निर्माण हुआ। और बहुत सारे अंग आपस में जुड़कर क्या निर्मित करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और यही तंत्र आपस में जुड़कर किसका निर्माण करता है? मानव शरीर का। या जरूरी नहीं है कि मानव शरीर ही हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, किसी भी ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं, किसी भी जीव का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार का जो स्टेटमेंट दिया था वो किसने दिया था? शेल्डन एंड श्वान ने। कब दिया था? 1838 से 1839 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये एक जंतु विज्ञान शास्त्री थे। ठीक है, ये कौन थे? शेल्डन एंड श्वान जंतु विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने जब ये सिद्धांत दिया था तो कुछ प्रतिपादन भी किया था। जैसे कि इन्होंने ही बताया था कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है कोशिका से मिलकर बना होता है, और एक कोशिका विभाजित होकर कई सारी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। किसने बताया था? शेल्डन एंड श्वान ने। ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये मतलब ये जो बना रखा है यहाँ पर, ये पूरा इसी थ्योरी पर बेस्ड है। इसके बाद इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, और सभी कोशिकाएं मिलकर, ये सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही है? एक शरीर का निर्माण कर रही है। ये भी इन्हीं का स्टेटमेंट था। तो ये सारे स्टेटमेंट किसने दिए थे? शेल्डन एंड श्वान ने दिए थे। यही स्टेटमेंट है शेल्डन एंड श्वान का। और आपसे वन लाइनर आर्मी में तो बस यही पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आप बता देना, शेल्डन एंड श्वान के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1838 से 1839 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं, कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है कोशिकांग? इसी को कहा जाता है सेल ऑर्गेनलीज। कोशिकांग या सेल ऑर्गेनलीज। कितने प्रकार के कोशिकांग होते हैं आपने पढ़े होंगे। आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, आपने लाइसोसोम पढ़ा है, आपने राइबोसोम पढ़ा है, आपने आरएनए पढ़ा है ना। आरएनए डीएनए तो खैर जेनेटिक मटेरियल तो है, वो केंद्रक में था। आपने केंद्रक भी पढ़ा है। आपने अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में पढ़ा है। आपने रिक्तिका नाम सुना होगा। आपने सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय का नाम सुना है। ये सारे क्या है? ये सारे कोशिकांग ही तो हैं। ये सारे अपने अपने कार्य करते हैं, तब जाके हमारा शरीर कार्य कर पाता है। या हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमारे हाथ वगैरह हिलाते हैं, वो इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से हिला डुला पाते। हमारे शरीर की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस, सारी जैविक क्रियाएं जो होती है, वो सारी इन्हीं के माध्यम से होती है। क्योंकि हमारे अंदर श्वसन होता है। श्वसन में कौन भाग लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। ठीक है, हमारे अंदर हार्ट प्यूरिफिकेशन होता है, उसमें कौन भाग लेता है? तो उसमें भी हमारे हृदय के अलग अलग अंग भाग लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? इन कोशिकांगों के माध्यम से ही हो रही है। तो ये सब हमारी जैविक क्रियाओं में भी मददगार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। सबसे पहले हमारा कोशिकांग होगा केंद्रक।
केंद्रक, जिसको हम क्या कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। सबसे पहली बात, इसकी खोज किसने की है? इसकी खोजकर्ता कौन है? केंद्रक की खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी केंद्रक की खोज? 1831 ईस्वी में। कब की थी? 1831 ईस्वी में इन्होंने केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या कहा जाता है केंद्रक को? केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मैनेजर। इसे कोशिका का मैनेजर कहते हैं। कोशिका का मैनेजर। क्योंकि सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है? यही केंद्रक करता है, इसीलिए इसको कोशिका का मैनेजर या इसी को नियंत्रण कक्ष कहते हैं। नियंत्रण कक्ष, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। इसको कहते हैं केंद्रक को। इसी को कहा जाता है कोशिका का सीपीयू। ठीक है, इसे कोशिका का सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू भी कहते हैं। जिस तरीके से कंप्यूटर में सीपीयू सारी चीज़ों को मैनेज करता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम क्या होता है? केंद्रक का होता है। जिस तरीके से हमारे जितने भी कार्य, हमारे मान लो कि हमारे मस्तिष्क की कोशिका है, तो मस्तिष्क की कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स का जो न्यूक्लियस होगा वो उसको मैनेज करेगा। त्वचा की जो कोशिका है डर्मेटोसाइट, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो त्वचा को मेंटेन करेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का मैनेजर या कोशिका का सीपीयू कहते हैं। इसके बाद में कोशिका केंद्रक जो होता है, केंद्रक के ऊपर एक केंद्रक झिल्ली होती है जो इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, केंद्रक के ऊपर क्या होती है? एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, पतली सी शीट होती है, जैसे कि कोई पॉलीथीन की थैली होगी बिल्कुल पतली वाली। तो उसी तरीके से एक शीट होती है केंद्रक के ऊपर, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखना कि केंद्रक में ही हमारे आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। केंद्रक में ही केंद्रक में ही आनुवांशिक पदार्थ, वांशिक पदार्थ, डीएनए व आरएनए उपस्थित होते हैं। डीएनए व आरएनए उपस्थित होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। केंद्रक से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो यही आते हैं आर्मी की एग्जाम में, कि केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का मैनेजर या नियंत्रण कक्ष होता है। केंद्रक को ही क्या कहा जाता है? केंद्रक को ही कोशिका का सीपीयू कहा जाता है। और मानव शरीर के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आप क्या बताओगे? केंद्रक में ही पाए जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये दोनों ही चीजें कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में ही पाई जाती है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में फिर अगले कोशिकांग हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।